हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं EMRS 2023 के लिए TGT, PGT और इसके अलावा जो अदर पोस्ट्स हैं उनके लिए हिंदी का मॉक टेस्ट देखने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, चाहे TGT की पोस्ट हो चाहे PGT की, किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको एक जनरल पेपर भी होगा साथ में। सब्जेक्ट स्पेसिफिक के साथ में एक जनरल पेपर होगा, उसमें आपको हिंदी और जनरल इंग्लिश जो आएगी वो क्वालिफाइंग नेचर के आएगी, जिसमें आपको 40% तो करना ही करना है। स्कोर 40% करना ही है, तभी आप पास माने जाएंगे। इसके बाद अगर आप इसमें 40% कम से कम लाते हैं तभी आपको जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाली कॉपी है वो चेक होगी। अगर आप इसमें 40% नहीं लाते हैं तो वो भी आपकी चेक नहीं होगी। इसलिए एक क्वालिफाइंग नेचर है, इसको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं आपको एक बार सिलेबस भी दिखा देता हूँ और क्या क्या कितने नंबर का आता है, क्या क्वालिफाइंग नेचर का है और कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है, ये सब हम देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको पता होगा इसका जो एग्जामिनेशन का मोड है वो कैसा है अभी। OMR बेस्ड पेन पेपर वाला होगा ये EMRS का एग्जाम दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसकी जो लैंग्वेज होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होने वाली है, आप देख सकते हैं। ठीक है, TGT के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, कितने नंबर के आने वाले हैं। दोस्तों ये रहा आपके सामने सिलेबस। दोस्तों आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता जो आने वाली है, 10 क्वेश्चन आने वाले हैं और 10 नंबर के आने वाले हैं दोस्तों। ऐसी रीजनिंग आने वाली, रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, और नॉलेज ऑफ ICT वो भी 10 नंबर का 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, और फिर टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का आने वाला है। इसके अलावा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आने वाला है। सेम दोस्तों आपका जो PGT का एग्जाम है उसमें भी होने वाला है। और दोस्तों इसके साथ ही आपको पार्ट 6 जो है ये क्वालिफाइंग नेचर है। आप इसमें देख सकते हैं ये जो पार्ट 6 है ना, पार्ट 6 इसमें लिखा है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। आपकी जो हिंदी और इंग्लिश ये तो 10-10 नंबर की आएगी, इसके साथ ही जो आपकी क्षेत्रीय भाषा होगी वो भी 10 नंबर की आएगी, और इसमें आपको 40% क्वालिफाइंग नेचर के लिए लाना है, क्योंकि ये टेस्ट जो होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। क्वालिफाई करना होगा, कम से कम 40% आपको इसमें लाना होगा। उसके बाद ही अगर आप इसमें 40% लाते हैं तभी आपका पार्ट 5 और इससे पहले के जो पार्ट हैं वो सब चेक होंगे। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं तो आपकी नेक्स्ट कॉपी चेक नहीं होगी दोस्तों। इसलिए आज की क्लास जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके लिए जो कि जनरल हिंदी है, क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए मैं हिंदी का मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। आप इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका पेपर कैसा आने वाला है, किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। बिल्कुल जैसा मैं करा रहा हूँ लगभग वैसा ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, चाहे वो TGT हो चाहे वो PGT हो, चाहे इसके अलावा दूसरी पोस्ट जो है उनके लिए भी। तो दोस्तों मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जो अदर पोस्ट हैं, जो आपकी अदर पोस्ट है हॉस्टल वार्डन है, इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश आएगी, ये भी 10-10 नंबर की, और साथ में रीजनल लैंग्वेज आएगी। तो सब में आपको ये क्लास जो है, आप EMRS में अगर फॉर्म भरा है किसी भी पोस्ट के लिए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। दोस्तों अब हम शुरू करते हैं क्लास। दोस्तों आज हिंदी का मॉक टेस्ट हम शुरू करते हैं भाई। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने भाई, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समास किस शब्द में है? हमसे क्या पूछा भाई, द्वंद्व समास किस शब्द में है, ये हमसे पूछा गया है। धड़ाधड़, पीतांबर, त्रिभुवन, पाप पुण्य। तो इसमें कौन से शब्द में द्वंद्व समास है, ये हमसे पूछा गया है। दोस्तों इसका आंसर देने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे जो समास होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं भाई, 6 प्रकार के हमारे समास होते हैं दोस्तों। तो 6 प्रकार में कौन कौन से होते हैं? एक तो भाई दोस्तों होता है अव्ययी भाव। कौन सा होता है भाई? अव्ययी भाव समास जो होता है वो होता है। इसमें क्या होता है भाई, इसकी खूबी ये होती है, इसमें जो पहला पद होता है, जो प्रथम पद होता है वही प्रधान होता है, और अगर किसी भी शब्द का प्रथम शुरुआत प्रति यथा मतलब किसी अव्यय शब्द से होती है, प्रति, आ, यथा, अनु, इन शब्दों से अगर होती है शुरुआत तो वो आपके क्या होंगे भाई, अव्ययी भाव समास के शब्द होने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों इसका दूसरा टाइप अगर हम देखें, तत्पुरुष, कौन सा भाई? तत्पुरुष।
तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है भाई, इसमें जो होता है वो कारक चिन्ह लुप्त होता है। इसमें क्या होता है, कारक चिन्ह क्या होता है, लुप्त होता है। जैसे राजकुमार मतलब राजा का, कुमार यानी कि राजा का बेटा मतलब का, इसमें क्या हो रहा है, कारक जो है इसमें लुप्त हो रहा है। जैसे चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, है ना। और गगन चुम्बी, गगन को चूमने वाला, इस टाइप से ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, गौशाला, गायों के लिए शाला। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, तत्पुरुष समास हो जाएंगे, जिसमें हमारा क्या होता है, कारक चिन्ह क्या होता है, लुप्त होता है। वो हमारा कौन सा होता है, तत्पुरुष समास होता है। और अव्ययी भाव समास वो होता है जिसकी शुरुआत प्रति, आ, यथा, अनु, अति, इस टाइप से होती है शुरुआत। अव्यय शब्द से अगर शुरुआत होती है जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है, वो क्या होता है, हमारा अव्ययी भाव समास होता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो कर्मधारय समास होता है, कौन सा भाई, कर्मधारय जो समास होता है, उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, विशेषण विशेष का संबंध होता है। क्या होता है, विशेषण विशेष का संबंध होता है। इसमें क्या होता है, दोनों शब्द क्या होते हैं, प्रथम और अंतिम क्या होते हैं, उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख लें, चरण कमल, क्या भाई, चरण कमल, ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाता है। मृग नयन, क्या भाई, मृग के समान नयन, चरण कमल, ये हमारे क्या हो जाते हैं, कर्मधारय हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम देख लें द्विगु समास, कौन सा भाई, द्विगु समास। तो दोस्तों कई बार आपको कंफ्यूजन रहता है, पता है किसमें, द्विगु और द्वंद्व में। द्विगु और द्वंद्व में आपको कंफ्यूजन हो जाता है, तो आज वो सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है दोस्तों, द्विगु और द्वंद्व में। सो दोस्तों जो द्विगु है, जो क्या है भाई, द्विगु समास है, इसमें क्या होता है, इसमें संख्यावाचक होता है। एक क्या होती है, इसमें संख्या, मतलब जो भी शब्द होगा इसमें संख्या दी होगी। जैसे चौराहा मतलब चार, मतलब शुरुआत में जैसे दशन, यहाँ तक कि बहुब्रीहि समास भी होता है, लेकिन दस आ रहा है इसलिए हम द्विगु भी कह सकते हैं। त्रिलोक, उसमें त्रिलोक, तीन लोक, मतलब जिसमें संख्या प्रधान होती है वो क्या होता है, द्विगु होता है। जिसमें संख्या प्रधान होती है दोस्तों वो कौन सा समास होता है, हमारा द्विगु समास होता है। जिसमें संख्या प्रधान होती है उसमें क्या होता है भी, वो द्विगु समास होता है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो द्वंद्व समास होता है, जो हमारा कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है, उसमें क्या होता है, जो शब्द होते हैं उनके बीच और क्या होता है भी, और, एवं, तथा, ये शब्दों का यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मान लें नदी नाले, नदी नाले अगर कोई शब्द दिया है तो वो क्या होगा, हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। तो नदी नाले को हम क्या लिख सकते हैं, नदी और नाले। जैसे पाप पुण्य, तो पाप पुण्य को हम क्या लिख सकते हैं, पाप और पुण्य। जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन में भी दिया है, हमारे क्वेश्चन में भी क्या दिया है भी, पाप पुण्य, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। पाप पुण्य हमारा क्या हो जाएगा भी दोस्तों, पाप पुण्य हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास का पाप पुण्य। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा क्या होता है, एक होता है हमारा बहुब्रीहि। क्या होता है भाई, बहुब्रीहि होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें दोनों जो दोनों पद होते हैं वो किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते होते हैं। इसमें जो शब्द होता है वो तीसरे पद की ओर इशारा करता होता है। जैसे हमारा लंबोदर, चक्रपाणी, पीताम्बर, जैसे पीला है अंबर जिसका, है ना। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, जो तीसरे शब्द की ओर इशारा करें वो क्या होते हैं भाई, वो बहुब्रीहि समास होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो हो गया पापुन, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, द्वंद्व समास। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन सा है। सो दोस्तों इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को करें, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आ रही है, तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों आज जो मैं क्लास करा रहा हूँ मॉक टेस्ट की, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आपको पता है हिंदी जो है ये क्वालिफाइंग नेचर की सब्जेक्ट है आपकी EMRS के लिए। चाहे आपने किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे TGT की किसी पोस्ट के लिए डाला हो, चाहे PGT की किसी पोस्ट के लिए डाला हो, इसमें हिंदी इंग्लिश सब क्या होते हैं और रीजनल लैंग्वेज क्वालिफाइंग नेचर के हैं। तो ये हमें क्वालिफाई जरूर करना है, इसलिए इसके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसा मैं करा रहा हूँ सेम ऐसा ही पेपर आने वाला है दोस्तों। सो दोस्तों अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन सा है। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा का से माँ तक, का से माँ तक जितने भी हमारे वर्ण हैं, वर्ग हैं, वो हमारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, स्पर्श व्यंजन हमारे कहलाते हैं। का खा गा घा अणा, और फिर चा छा जा झा वहाँ, फिर टा ठा डा ढा अणा, फिर ता था दा धा ना,
फिर पाफा बाभा माँ। इस टाइप से दोस्तों ये पांचों वर्ग हमारे क्या कहलाते हैं, मिला के स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारी जो का वाली लाइन है, जो का वाला वर्ग है दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये तो सारे वर्ग मिला के, पांचों वर्ग मिला के क्या हो गए, का से माँ तक स्पर्श व्यंजन हो गए। इसके साथ ही जो का वाला हमारा वर्ग है, ये हमारा क्या होता है दोस्तों, का खा गा घा अणा, ये हमारे क्या होते हैं, कंठ है। क्या होते हैं दोस्तों, ये कंठय वर्ण होते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं, कंठय वर्ण कहलाते हैं। ऐसे ही चा वाला जो वर्ग है, ये हमारा तालव्य वर्ण कहलाता है। इस वर्ग के जितने भी जो वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं भी, तालव्य कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो टा वाला जो वर्ग है, टाठा डाढ़ा हुआ, ये जो है ये हमारा क्या कहलाता है, मूर्धंड कहलाता है। क्या कहलाता है भी, मूर्धंड वर्ग कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, ता वाला वर्ग, ता था दा धा ना, ये हमारा क्या कहलाता है, दंतय कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, दंतव्य वर्ण कहलाता है, वर्ग कहलाता है। और इसके अलावा दोस्तों पा वाला जो है, ये हमारा क्या कहलाता है, ओष्ठ है। ये दोस्तों क्या कहलाता है भी, ओष्ठ्य कहलाता है। ओष्ठ्य वाला वर्ग कहलाता है पा वाला, पाफा बाभा माँ। अब दोस्तों हमसे पूछा गया दंतव्य वर्ण, तो दंतव्य वर्ण ता वाली लाइन, ता वाला वर्ग, ता वाले वर्ग में जो भी शब्द हैं वो सब क्या होते हैं, दंतव्य। तो ता था दा धा ना, तो इसमें हमारा ता दिया है भी दोस्तों, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, दंतव्य वर्ण हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये जो मैंने आपको बताया है, एक्सप्लेनेशन कराया है, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, जैसे कंठे से आ जाए, तालव्य से आ जाए, मूर्धन्य से आ जाए, दंतव्य से आ जाए, या ओष्ठ्य से आ जाए, तो आप कर पाएंगे, ये आशा करता हूँ। क्योंकि का वाला पूरा वर्ग कंठे कहलाता है, चा वाला पूरा वर्ग तालव्य कहलाता है, टा वाला मूर्धन्य, ता वाला दंतय, और पा वाला ओष्ठ्य, पाफा बाभा मा क्या कहलाते हैं, ओष्ठ्य वर्ण हमारे कहलाते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। हमसे क्या पूछा दोस्तों, आप इस नहीं को अच्छे से देख लीजिएगा। हमसे पूछा है ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, तो जिस शब्द में नहीं है ई प्रत्यय वो हमें चुनना है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं माली, माला और माल ई, तो ये हमारा इसमें तो ई प्रत्यय ई है। अलबेला, अलबेली, फांस, फांसी, ये हमारे क्या हो गए, ये तो भाई ई वर्ण के ही है। और सिलाई, तो दोस्तों सिल, सिल, सिल में जब हम प्रत्यय लगाएंगे आई, तभी तो हमारी सिलाई होगी, तभी तो हमारी सिलाई होगी। सो दोस्तों इसमें क्या लग रहा है, आई प्रत्यय लग रहा है। और हमसे पूछा है ई प्रत्यय जिसमें नहीं है वही पूछा गया है, तो इन तीनों में तो ई प्रत्यय है, लेकिन जो ऑप्शन डी है सिलाई, इसमें कौन सा प्रत्यय लग रहा है भाई, आई प्रत्यय लग रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। छिद्रान्वेषी का अर्थ है, छिद्रान्वेषी का क्या अर्थ है, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। तो चारों ओर से जल से घिरा हुआ भाग, जी नहीं, इसका अर्थ बिल्कुल नहीं होगा। दूसरों के दोषों को खोजने वाला, जी बिल्कुल। छिद्रान्वेषी क्या होता है भी, जो दूसरे को दोषों को, मतलब दूसरे के अंदर जो दोष होते हैं, कमियां होती हैं, उनको देखने वाला जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, छिद्रान्वेषी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, जो दूसरे लोगों के अंदर कमियां देखता है, दोष को देखता है, वो क्या कहलाता है भी, छिद्रान्वेषी कहलाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं भी, गूलर का फूल होना। तो दोस्तों आपके क्योंकि सिलेबस में मुहावरे भी हैं, कहावतें भी हैं, संधि हैं, सब कुछ है, तो ये सब हम देख लेते हैं। ये देख लेते हैं गूलर का फूल होना। तो गूलर का फूल होना जो मुहावरा है, इसका अर्थ क्या है, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। तो लाल पीला होना, जी नहीं। सुंदर होना, बिल्कुल नहीं। विवरण होना, बिल्कुल नहीं। दुर्लभ होना कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों गूलर का फूल होना, तो गूलर का फूल जो होता है वो दिखता नहीं है, वो ढका हुआ होता है, तो इसलिए मतलब लापता होना, दिखाई ना देना, कोई भी चीज दिखाई ना देना। अगर हमें कोई चीज दिखाई नहीं दे रही तो हम क्या कहेंगे, अरे भाई गूलर का फूल हो गया, ये क्या हो गया भाई, गूलर का फूल हो गया, लापता हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है, या दुर्लभ हो गया। क्या हो गया भाई, दुर्लभ हो गया भाई, ये तो दिखाई नहीं दे रहा है, दुर्लभ हो गया। ये क्या हो गया, गूलर का फूल हो गया, दुर्लभ हो गया, तो इसका जो अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा, दुर्लभ होना। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवग्रह। नवग्रह में कौन सा समास है। तो दोस्तों अभी मैंने सारे समास, 6 के 6 समासों के बारे में आपको बताया था दोस्तों, तो अगर आपने वो देखा है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था दिगु,
क्या भाई, द्विगु, जो द्विगु समास होगा उसमें क्या होता है, संख्यावाचक होता है। वो क्या होता है, संख्यावाचक होता है। इसके जो शब्द होते हैं द्विगु समास के, वो क्या होते हैं, संख्या से स्टार्ट होते हैं। जैसे मैंने बताया चौराहा, त्रिलोक, है ना, नवग्रह। जैसे इसमें नवग्रह, तो नवग्रह में नव, नव क्या है, नौ, नव मतलब नौ, तो इसमें क्या आ रही है, नौ ग्रह, नौ ग्रह। तो नौ ग्रह मतलब संख्या आ रही है, तो ये क्या हो गया भाई, द्विगु समास हो गया। और जो द्वंद्व समास मैंने बताया था, उसमें क्या हो रहा था दोस्तों, उसमें और, तथा, एवं इस टाइप से शब्द जुड़ रहे थे। जैसे पाप पुण्य मैंने बताया, नदी नाले, दुख सुख, ये सब हमारे क्या होते हैं, द्वंद्व समास। लेकिन हमसे जिसमें संख्यावाचक होता है वो क्या होता है, द्विगु समास। तो यही हमसे पूछा गया है, नवग्रह में कौन सा समास है, वो है द्विगु समास दोस्तों। अभी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था दोस्तों। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वृद्धि का विलोम शब्द है। एक्चुअली ये वृद्धि नहीं होगा दोस्तों, ये वृद्धि नहीं होगा, ये होगा वृद्ध। क्या होगा दोस्तों, वृद्ध होगा। ये क्या होगा, वृद्ध होगा। वृद्ध का क्या है भी, वृद्ध का हमसे विलोम शब्द पूछा गया है दोस्तों। तो वृद्ध कौन होता है भी, जिसकी ज्यादा उम्र हो जाती है। जो बड़े होते हैं हमारे दादा दादी जो होते हैं, उन्हीं को तो हम वृद्ध कहते हैं। जिसकी ज्यादा उम्र हो जाती है उन्हें क्या कह देते हैं, जो कमजोर हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं। जैसे बड़े हो जाना, है ना, बूढ़े हो जाना, जैसे हम कहते हैं बूढ़ा होना, उन्हीं को हम वृद्ध कहते हैं। है ना, बारीद भी कह सकते हैं, है ना दोस्तों, वृषा भी कह सकते हैं इनको। तो इसका हमें क्या पूछा, वृद्ध मीन्स बूढ़ा, बड़ा। तो इसका विलोम क्या होगा दोस्तों, जवान, है ना। बूढ़ा का विलोम क्या होगा, जवान। तो जवान का क्या हो रहा है, तरुण। तरुण का मतलब क्या होता है, जवान या छोटा। बड़ा का छोटा होता है, तो तरुण क्या हो जाएगा, छोटा, जवान। तो वृद्ध का जो विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, तरुण। तो तरुण क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साखी के रचयिता कौन है दोस्तों, साखी के रचयिता हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का, पहले मैं आपको आंसर बता दूं। तो दोस्तों जो साखी के रचयिता हैं वो हमारे कौन है भी, वो हैं कबीरदास जी। तो इस क्वेश्चन का तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों हमें रसखान, सूरदास, कबीरदास, रहम, ये चारों दिए, तो इनकी जो रचनाएं हैं वो हमें पता होनी चाहिए, दो दो तीन तीन। सो दोस्तों कबीरदास की एक रचना तो यही साखी होगी, साखी हो गई। इसके अलावा बीजक है, बीजक भी बहुत प्रसिद्ध है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा ग्रंथावली है, ग्रंथावली है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, ये किसकी हैं भी, कबीरदास जी की हैं। इसके साथ ही दोस्तों रसखान जी की देख लेते हैं। तो रसखान जी की जो हमारी क्या है भी, रसखान जी की जो रचनाएं हैं वो क्या क्या होती हैं, सुजान, सुजान रसखान, सुजान है। और हमारी क्या है, प्रेम वाटिका है, क्या भाई, प्रेम की वाटिका, प्रेम वाटिका है। किसकी है भाई रचना ये है भाई रसखान जी की। इसके अलावा सूरदास जी की भी देख लेते हैं। सूरदास जी की जो इंपॉर्टेंट रचना है सूर सागर है भी, क्या है भी, सूर सागर है। तो सूरदास जी की तो याद करना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें सूर कहीं ना कहीं इनका नाम जुड़ा हुआ होता ही है। सारावली है, सूरदास सारावली है, ये भी किसकी रचना है भाई, सूरदास की है। इसके अलावा रहम की रचनाएं देख लें भाई। रहम की जो रचनाएं हैं वो हमारी कौन कौन सी हैं, रत्नावली है, रहम की रत्नावली हो गई हमारी रचना। रहम की रचना कौन सी होगी भाई, रत्नावली भी हो गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रहम की जो रचना होने वाली है दोस्तों तो दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी उस पर। जैसे मैंने आपको इसमें क्या बता दिया था भाई, रसखान जी की रचनाएं बता दी, सूरदास जी की भी बता दी, कबीरदास जी की भी बता दी, और रहम की मैं बता रहा था, क्या बता रहा था भाई, रत्नावली हो गई, क्या हो गई, रत्नावली हो गई, और सतसई हो गई, रत्नावली हो गई और सतसई है। ये किसकी रचना है भाई, रहम जी की रचना है। सतबई, सतसई जो है हमारी किसकी रचना है, रहम जी की। कबीरदास की साखी, बीजक और ग्रंथावली। सूरदास जी की सूर सारावली और सूर सागर। और रसखान जी की हमने कौन कौन सी बताई भाई, सुजान है, प्रेम वाटिका है, ये किसकी है, रसखान जी की रचना है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, तत्सम शब्द का चयन कीजिए, ये हमसे पूछा गया है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए दोस्तों। तो तत्सम शब्द का हमें चयन करना है, इसमें इसमें क्या करना है भाई, तत्सम शब्द का हमें चयन करना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका आंसर देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि तत्सम क्या होता है, तत्सम क्या होता है और तत्भव क्या होता है।
भव क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं, तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से जैसे कि तैसे ले लिए गए हैं, ज्यों के त्यों। तत्सम जो शब्द होते हैं वो संस्कृत के ज्यों के त्यों शब्द होते हैं जो कि हिंदी में यूज किए जा रहे हैं, वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। वो हमारे क्या कहलाते हैं भी, तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसके अलावा जो तत्भव शब्द कहलाते हैं वो थोड़े से उनमें कहीं ना कहीं चेंज होके, जो संस्कृत के शब्द हैं उनमें थोड़ा सा चेंज होके हिंदी में आए हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव। और संस्कृत के जैसे के तैसे शब्द ले लिए गए उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम। मतलब सम से समान, संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं दोस्तों। तो जैसे विद्युत है, विद्युत संस्कृत और हिंदी में एक जैसा ही लिखा जाता है, तो क्योंकि ये संस्कृत के समान ही है। मतलब हमने बताया ना, संस्कृत के समान जो शब्द हैं वो क्या है, तत्सम शब्द हैं, और जो थोड़ा उसमें चेंज हुआ है वो क्या है भी, तद्भव शब्द हैं। तो विद्युत क्या हो गया हमारा, तत्सम शब्द हो गया। संस्कृत से जैसा का तैसा ले लिया गया विद्युत, तो विद्युत हमारा क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बाकी लाज, भंडार और नारियल ये हमारे क्या है, तत्भव शब्द हैं, थोड़ा सा चेंज होके आए हैं हमारी हिंदी में दोस्तों। सो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों। अब इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द के सभी शब्द अशुद्ध हैं। कौन से ऑप्शन के जो है सभी शब्द जो है अशुद्ध हैं, ये हमसे पूछा गया है। सो दोस्तों शुतुरमुर्ग बिल्कुल सही लिखा है, प्रफुल्लित, अनुग्रहित, कर्मधारय बिल्कुल सही है, औद्योगिक, परिचयपास्त्र बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन अर्चना और विस्मरण सही नहीं लिखा हुआ है। सो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को क्या करें, लाइक करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ क्या करेंगे भी, शेयर करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे भाई दोस्तों, क्या कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सो थैंक यू दोस्तों।